हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गंगवार। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिडक्शन की आपकी सैलरी में से ईपीएफ डिडक्शन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था यार मेरे को हर महीने की 20,000 या 30,000 रुपये पर मंथ आने वाले हैं और उसके अंदर से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से 2 डिडक्शंस कर लिए गए हैं और आपके पास जो नेट टेक होम सैलरी है, इन हैंड सैलरी जो आई वो बहुत कम आई हो? अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और समझिए पीएफ डिडक्शन किस बेसिस पे किया जाता है और क्यों किया जाता है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। आइए सबसे पहले समझते हैं पीएफ डिडक्शन कब किया जाता है। अगर किसी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को उनका पीएफ डिडक्शन करना मैंडेटरी है अंडर द पीएफ लॉ। या फिर अगर आपकी बेसिक सैलरी अगर 15,000 रुपए से कम है, हर महीने 15,000 रुपए से कम मिलती है अगर, तो आपका पीएफ डिडक्शन मैंडेटरी होता है। अगर इन दोनों क्राइटेरियाज में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी में से पीएफ का डिडक्शन जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये रह जाता है कि आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ जिसके अंदर 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो मेरे पास पीएफ लॉ आता है, लेकिन आगे जाकर अगर फ्यूचर में मेरे एम्प्लॉइज 20 से कम हो गए तो क्या मेरे पास पीएफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? या फिर मेरी सैलरी 15,000 से ज्यादा चली गई फ्यूचर में, तब क्या मेरे ऊपर पीएफ का डिडक्शन नहीं किया जाएगा? The answer here is no। अगर एक बार आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्शन होना चालू हो जाता है तो हर बार हर कंपनी में आपका पीएफ का डिडक्शन मैंडेटरी होगा अगर उसके ऊपर पीएफ लॉ एप्लीकेबल होता है तो। आइए अब समझते हैं पीएफ का डिडक्शन होता कितना है, कितना पीएफ कट किया जाता है। कोई भी एम्प्लॉयर आपका पीएफ डिडक्शन 3 तरीके से कर सकता है, या तो 1,800 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग, या फिर बेसिक सैलरी का 12%, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 1,800 रुपए कटवाना है या फिर 12% और फिर बेसिक सैलरी का डिडक्शन लेना है। आइए इसे कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का पीएफ डिडक्शन इक्वल डिपॉजिट किया जाता है इन पीएफ अकाउंट। यानी कि अगर आपकी सैलरी में से 1,800 रुपीज कट किए गए हैं तो इक्वलेंट 1,800 रुपए एम्प्लॉयर को भी अपनी जेब से आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। बट एम्प्लॉयर का जो 12% डिडक्शन होता है वो पूरा का पूरा पीएफ अकाउंट में नहीं जाता। आइए देखिए, जब एम्प्लॉय का अमाउंट कट होता है वो पूरा का पूरा जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी ईपीएफ अकाउंट में। लेकिन जब एम्प्लॉयर का 12% डिडक्शन होता है तो उस 12% का रेशियो 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जाता है यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है, और 8.33% रेशियो जाता है आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन डिपॉजिट इज 1250 यानी 1,250 रुपीज पर मंथ। अगर आपका 8.33% का जो कैलकुलेशन है वो 1,250 से ऊपर जा रहा है यानी उससे ज्यादा अमाउंट आ रहा है उसके अंदर, तो वो सारा का सारा अमाउंट पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ईपीएस में सिर्फ मैक्सिमम 1,250 रुपीज पर मंथ ही जा सकता है। इसे और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपन यहाँ पे 3 सिनेरियोज लेके चलेंगे। पहला सिनेरियो देखते हैं जहां पे आपकी बेसिक सैलरी इज लेस देन 15,000 रुपीज अ मंथ। इस केस में एम्प्लॉय के 15,000 रुपीज इंटू 12% यानी 1,800 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एम्प्लॉयर 15,000 का 3.67% विच इज इक्वल टू 550 रुपीज डिपॉजिट करेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, एंड 15,000 का 8.33% अमाउंट विच इज इक्वल टू 1,250 रुपीज ये डिपॉजिट करेगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट में। अब सिनेरियो 2 देखते हैं। मान लीजिए आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी है अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे अगर मैं आपका फ्लैट 1,800 रुपीज के कैलकुलेशन मानता हूं तो 15,000 रुपीज पे ही लिमिट कर दिया जाएगा। इसका 12% यानी कि 15,000 इंटू 12% 1,800 रुपीज एम्प्लॉय के नाम पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। Similar happens with the employer provident fund also. 15,000 into 3.67%,
550 rupees goes into EPF account and the balance 1250 rupees goes into the employee pension scheme fund account. लेकिन यहाँ पे अगर एम्प्लॉय सिनेरियो 3 में वो बोलता है कि मेरे को 15,000 पे लिमिट मत कीजिए, मेरा जो डिडक्शन है वो आप पूरा का पूरा बेसिक सैलरी पे ले लीजिए, यानी कि दैट इज 50,000 रुपीज अ मंथ. सो इस केस में एम्प्लॉय का कितना पीएफ कटेगा? 50,000 रुपीज इंटू 12% विच इज इक्वल 6,000 रुपीज अ मंथ. हाउएवर एम्प्लॉयर का कितना कटेगा? 50,000 इंटू 3.67% टुवर्ड्स ईपीएफ and 50,000 into 8.33% towards EPS account पेंशन स्कीम. बट अगर आप यहाँ देखेंगे पेंशन स्कीम में मैक्सिमम 1250 रुपीज ही जा सकते हैं. जो 1250 रुपीज का एडिशनल ओवर एंड अबव द बैलेंस है वो पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है और पेंशन स्कीम के अकाउंट को 1250 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. आगे देखते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है इस पे जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.5% पर एनम राइट नाउ. दिस इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी एफडी में किसी अदर इन्वेस्टमेंट में शायद से नहीं मिलेगी और ये गारंटीड इंटरेस्ट इनकम है, आपको ये अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा. सो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट टू अर्न अ वेरी गुड इंटरेस्ट इनकम. दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है this investment comes under EEE category in the tax laws. What does EE stands for? Exempt. मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया अप टू 1,50,000 रुपीज पर एनम वो टैक्स फ्री है. इस पे आपने जो इंटरेस्ट कमाया इंटरेस्ट इज अगेन टैक्स फ्री. और अगर आपने इसको विड्रॉ किया आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 5 years एंड अबव या फिर आपके रिटायरमेंट के टाइम तो ये विड्रॉल अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है. So it gives us a very good benefit of saving taxes. Third important factor for EPF is it is very less risky because it is backed by the government. ये कोई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू रन नहीं किया जाता है. It is backed by the government, so people have a very good confidence and faith level in this type of investments. And lastly, EPF comes with an insurance factor. अगर मान लीजिए इन एनी इवेंट ऑफ अनलाइकली डेथ अगर आपके कुछ हो जाता है तो ये नहीं है कि ये अमाउंट आपका सारा का सारा डूब जाएगा. ये अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाता है जो भी आपका लीगल हायर या फिर नॉमिनी होता है. सो दिस हैज अ वेरी गुड सेफ्टी एंड बैकअप एज वेल. सो दोस्तों आपको इस वीडियो से आज जरूर समझ में आया होगा कि पीएफ डिडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कितना डिडक्शन करा जाता है, इसका बेनिफिट क्या है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल एंड फ्रॉम इनकम टैक्स पर्पस एज वेल. If you have any questions, if you have any queries, do let me know in the comment section below and we will definitely come back with some answers on this. Till then, that's all from my end. Thank you. Bye-bye.